गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का महत्व और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहले सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे या लोक प्रशासन का महत्व क्या है, और तब फिर वर्तमान समय में उसका महत्व या वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो रेलिवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिलेबस में तो जनरली सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही लिखा होता है, लेकिन रेलिवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसी सिग्निफिकेंस का ही पार्ट है। तो महत्व मतलब हो गया कि परंपरागत दृष्टिकोण से क्या महत्व रहा है लोक प्रशासन का, और रेलिवेंस का मतलब कि वर्तमान समय में उसका महत्व क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिफोर एलपीजी क्या भूमिका, क्या महत्व था लोक प्रशासन का, उसकी बात होगी, और फिर आफ्टर एलपीजी लोक प्रशासन की भूमिका या महत्व क्या है, उसकी भूमिका में क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी बात होगी। देखिए यहां स्क्रीन पे लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला विषय है। लोक प्रशासन एक कार्य या प्रक्रिया भी है, और लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय भी है। लोक प्रशासन एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए सिविल सेवा में फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर या सेक्शन 1, सेक्शन 2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें आप इग्नू से बीए, एमए हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई और यूनिवर्सिटीज, तो एक सब्जेक्ट के रूप में इस विषय को पढ़ा जा रहा है। तो एक भूमिका तो ये है लोक प्रशासन की कि वो अध्ययन का विषय है, एज ए डिसिप्लिन या एज ए सब्जेक्ट उसकी स्टडी होती है। लेकिन लोक प्रशासन की उसके साथ एक भूमिका और है कि वो कार्य या प्रक्रिया भी है। लोक प्रशासन में जो भी और जितनी चीजें हम पढ़ते हैं, अपने चारों तरफ उन चीजों को घटित होते हुए देखते भी हैं। हमने कहा कि अब केवल सरकार नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी जनता के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी हम लोक प्रशासन में शामिल करते हैं। तो मेरी कही ये दो लाइनें ऐसा नहीं है कि बस मैंने कहा या किताब में लिखा है इसलिए आप इन्हें रट लीजिए और मान लीजिए। आप इन दो लाइनों को व्यवहार में घटित होते हुए देख सकते हैं कि कैसे गैर सरकारी संगठन जनता के हित में काम कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ही दिया आपको, बचपन बचाओ आंदोलन या पानी बचाओ या मिट्टी बचाओ, तो बहुत सारे ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि गैर सरकारी संगठन है और जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो लोक प्रशासन विषय में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ते हम जो बस केवल बातें किताबी हों, केवल थ्योरी की चीजें हों, जिनका व्यवहार में कोई एप्लीकेशन पार्ट या जिनका व्यवहार में कोई उपयोग ना हो। तो एक वो भी भूमिका है लोक प्रशासन की कि वो कार्य या प्रक्रिया भी है, एज ए सब्जेक्ट भी, और एज ए एक्शन या एज ए उसका जो एक एप्लीकेशन पार्ट है वो भी। दूसरे शब्दों में कहें तो लोक प्रशासन विचार भी है, और लोक प्रशासन व्यवहार भी है। अध्ययन का विषय मतलब वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष, और कार्य प्रक्रिया मतलब व्यावहारिक पक्ष जो व्यवहार में घटित हो रहा है। दोनों भूमिकाएं हैं लोक प्रशासन की। सारे विषयों की ये दोनों भूमिकाएं नहीं होती। हम बात कर रहे थे बहुत कम विषय हैं जो ये दोनों भूमिकाओं वाले विषय हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी भी इसी तरह से दोनों भूमिकाओं वाला विषय है।
जीव विज्ञान में सेम स्थिति आप पाएंगे। जो भी चीजें एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी जाती हैं जीव विज्ञान में, मानव शरीर, उसकी संरचना, कार्य और जो चीजें, वो सब हम व्यवहार में घटित होते हुए देखते भी हैं। लोक प्रशासन के साथ भी है कि ये दो भूमिकाओं वाला विषय है और ये जो दोनों भूमिकाएं हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। वही पढ़ रहे हैं जो व्यवहार में घटित हो रहा है। जो पढ़ रहे हैं वो व्यवहार में घटित हो रहा है, जो घटित हो रहा है वही पढ़ा जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बन रही, बिगड़ रही है, वो व्यवहार में देख भी रहे हैं और वो एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते भी हैं। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो तो पवेड में भी पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, वो जीएस में भी पढ़ते हैं, तो कई जगह है उसे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यवहार को नहीं समझेंगे तो विचार नहीं समझ पाएंगे सही तरीके से, और विचार नहीं समझेंगे तो व्यवहार को समझना। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, उसके प्रोविजन क्या है, हमें वो जानना होगा। तभी व्यवहार में क्या घटित हो रहा है, कैसे 55 में 37 का प्रयास था एकनाथ शिंदे का, 40 हो गए तो भाई कहा गया कि सेफ है। तो थ्योरी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो व्यवहार, जो व्यवहार है उसी के अकॉर्डिंग हम थ्योरी देख रहे हैं कि अच्छा ये व्यवहार हमारे कानून, हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का डायरेक्शन दिया सरकार को, सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि नहीं अभी फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, टाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कैसे टाल रहे हैं भाई, आपके पास बहुमत है या नहीं है ये बताने में आपको क्या दिक्कत है। और ये राज्यपाल की एक डिस्क्रेशनरी पावर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो क्या थ्योरी है और क्या व्यवहार है, जब तक इन दोनों को हम भली भांति नहीं समझते तब तक हमारा ज्ञान अधूरा होता है। इसीलिए पहले दिन से मैंने आपसे कहा कि हमें लोक प्रशासन पढ़ते समय इन दोनों भूमिकाओं को साथ लेके चलना होता है। हम जब कोई आंसर लिखते हैं तब भी प्रयास यही होता है कि आंसर केवल थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि किताबी बातें लिख दें, उसमें कोई एग्जाम्पल ना हो, व्यवहार ना हो। केवल व्यवहार ही नहीं लिख सकते, उसमें थ्योरी से उसको रिलेट करना भी जरूरी होता है। और अब तक देखिए जितना भी हमने पढ़ा तो हर जगह हम यही प्रयास करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं, तुरंत उसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर थ्योरी पे आ जाते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लोक प्रशासन की जो ये दो भूमिकाएं हैं, कार्य या प्रक्रिया के रूप में, लोक प्रशासन उतना पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से लोक प्रशासन का एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में अस्तित्व देखा जा सकता है। जब से मानव सभ्यता है तब से लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण और विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जहां तक एज ए सब्जेक्ट, एक विषय की बात है, तो एज ए सब्जेक्ट लोक प्रशासन बहुत नया विषय है। 1887 में अमेरिका में इस विषय का जन्म हुआ है। तो व्यावहारिक पक्ष तो बहुत पुराना है मानव सभ्यता के उदय के साथ ही, लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है कंपैरेटिवली बहुत नया। 1887 मतलब आप देखें तो मोटा मोटी 135-140 साल हुए हैं लोक प्रशासन को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में पैदा हुए। जब से मानव सभ्यता है तब से लोक प्रशासन चला आ रहा है कार्य प्रक्रिया के रूप में। ये बात क्या इशारा करती है कि लोक प्रशासन का व्यापक महत्व है।
कोई चीज महत्वपूर्ण होगी तभी तो इतना पुराना चलेगी, इतने लंबे समय तक चलेगी। महत्वहीन चीजें तो कब की खत्म हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। तो अगर लोक प्रशासन मानव सभ्यता के साथ आज तक चल रहा है, ये बात अपने आप में इसके महत्व की तरफ इशारा करती है। और विषय के रूप में जन्म हुआ है 1887 में, तब से लेके आज तक कैसे इस विषय का विकास हुआ है, तो ये इसके इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट को दिखाता है। वो दिखा रहा है उसके सिग्निफिकेंस को, और ये इसके विकास, इवोल्यूशन या डेवलपमेंट को कि कैसे और क्यों 1887 में इस विषय का जन्म हुआ और तब से लेके आज तक इस विषय की विकास यात्रा क्या रही। तो दो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। एक, लोक प्रशासन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा, लोक प्रशासन का विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक एक करके हम ये दोनों टॉपिक पढ़ते हैं। पहले हम बात करने जा रहे हैं लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा 3 पॉइंट के अंतर्गत की जाती है। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, सभ्यता के उदय से लेकर आज तक। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक लोक प्रशासन हमेशा कार्य या प्रक्रिया के रूप में अस्तित्व में रहा है। दूसरी बात, व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक। व्यक्ति जन्म लेता है तब से लोक प्रशासन की भूमिका शुरू हो जाती है उसके जीवन में, और उसकी मृत्यु तक लोक प्रशासन की भूमिका देखने को मिलती है। बॉम्ब टू टॉम्ब, पालने से चिता तक। और तीसरा, प्रशासी राज्य की संकल्पना या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का कॉन्सेप्ट। इन 3 पॉइंट के अंतर्गत हम लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासी राज्य की संकल्पना, इन तीनों में वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसे फिर हम विस्तार से समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, सभ्यता के उदय से लेकर आज तक लोक प्रशासन का व्यापक महत्व या भूमिका रही है कार्य या प्रक्रिया के रूप में। देखिए, अगर हम अभी अपने देश की बात करें, मानव सभ्यता के उदय और शुरुआत की बात करें, तो हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत देखते हैं अपने देश में सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारियां मिली हैं हमें, बहुत सारी जानकारियां। एक जानकारी हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था जिसका धार्मिक के अलावा प्रशासनिक महत्व भी हुआ करता था। एक जानकारी हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। उद्योग शिल्प काफी विकसित अवस्था में थे। सड़कें चौड़ी थीं, उन पर सफाई की व्यवस्था थी। ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता है। और इन जानकारियों के आधार पे हम आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोक प्रशासन का अस्तित्व विद्यमान था। अगर सड़कें चौड़ी थीं और उन पर सफाई की व्यवस्था थी, केवल इतनी एक लाइन की जानकारी से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रयास सामूहिक थे और उद्देश्य जनता का हित।
सड़कें चौड़ी और उन पर सफाई की व्यवस्था, तो कोई ये इंडिविजुअल प्रयास से नहीं होगा और ना कोई अपने निजी लाभ और स्वार्थ के लिए ऐसा करेगा। सड़कों को चौड़ा करना और उन पर सफाई की व्यवस्था मतलब प्रयास सामूहिक है और उद्देश्य जनता का हित है, मतलब लोक प्रशासन है। तो देखिए, जो छोटी छोटी जानकारियां भी हैं उनसे भी बड़ी आसानी से ये निष्कर्ष हमें मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन विद्यमान था। भाई, जब से लोग हैं तब से उनके कल्याण विकास के लिए तो काम हो ही रहे हैं। भाई, अलग बात है कि किसी ने 2 काम किए, किसी ने 10 किए, किसी ने केवल टैक्स कलेक्ट किया, किसी ने केवल लॉ एंड ऑर्डर, किसी ने शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ। लोग हैं तो उन्हें चलाने के लिए सरकार है, शासन है, और सरकारी काम ही तो लोक प्रशासन है। तो जब से मानव है, जब से सभ्यता है, तब से लोक प्रशासन का अस्तित्व है। और तब से लेके आज तक देखिए आप, हड़प्पा से लेके आज तक कोई समय, कोई इतिहास का कालखंड आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जबकि प्रशासन का अस्तित्व विद्यमान नहीं रहा। मौर्य, मुगल, गुप्त, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेज, हर समय आप देखेंगे सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा विद्यमान था। ये जरूर है कि मौर्य काल में लोक प्रशासन का स्वरूप कुछ और था और मुगल काल में कुछ और, या ब्रिटिश शासन काल में कुछ और। अशोक के समय वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रचलन था। जरूरी नहीं है कि औरंगजेब के समय भी लोक कल्याणकारी राज्य, लेकिन प्रशासन अशोक के समय भी था और प्रशासन औरंगजेब के समय भी था। मतलब सभ्यता से लेकर आज तक लोक प्रशासन का कार्य या प्रक्रिया के रूप में अस्तित्व मौजूद है। ये अवश्य है कि समय और परिस्थिति बदली तो उसके नेचर, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। दूसरी बात, उस सभ्यता में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति को देखें तो व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक पुनः हर अवसर पर लोक प्रशासन की भूमिका देखी जा सकती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अभी हम ओवरऑल पहले पॉइंट में बात की हमने कि जब से मानव सभ्यता है तब से लेके आज तक सैकड़ों, हजारों साल हो गए, लेकिन हमेशा लोक प्रशासन। और अब दूसरे पॉइंट में हम बात कर रहे हो सभ्यता में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति का जीवन देखिए, तो व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक। बर्थ सर्टिफिकेट तो भी हमें जरूरत लोक प्रशासन की, सरकार की है, और उसी तरह से मृत्यु का सर्टिफिकेट तो भी जरूरत हमें लोक प्रशासन और सरकार की। और बीच में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसी ना किसी रूप में हमेशा हमें सरकार की मतलब लोक प्रशासन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। शिक्षा प्राइवेट स्कूल में ले लेंगे, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल को मान्यता तो सीबीएसई ही देगा या स्टेट बोर्ड देगा, तो वो सरकारी। कॉलेज जाएंगे, चलो कॉलेज भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, उस कॉलेज की भी डिग्री को मान्यता और फंड यूजीसी देगा, सरकारी। नौकरी, बीमा, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तो लोक प्रशासन से हमारा जुड़ाव होना ही होना है। कोई दंगा फसाद होगा, चोरी डकैती होगी, पुलिस के पास जाएंगे, फोन चोरी हो जाएगा, कुछ भी, लोक प्रशासन। तो हमेशा देखिए जीवन में लोक प्रशासन की जरूरत हमें पड़नी है। नौकरी करेंगे, इनकम टैक्स जमा करेंगे तो लोक प्रशासन। कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, लोक प्रशासन। चलो प्राइवेट में जाके लगवा लेंगे, फिर भी हमने कहा किसी ना किसी रूप में लोक प्रशासन तो जुड़ा ही है हमसे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी ऐसा नहीं है कि जब हमारा संबंध लोक प्रशासन से ना। इवन जन्म के पहले से अब तो भूमिका शुरू हो जाती है लोक प्रशासन की। जैसे ही माँ के गर्भ में भ्रूण आता है, हमारे देश में कानून है कि हम लिंग जांच नहीं कर सकते। वहीं से देखे वो कानून किसने बनाया? सरकार। सरकार मतलब लोक प्रशासन।
वहीं से भूमिका शुरू हो गई लोक प्रशासन की कि माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का है या लड़की, लिंग जांच नहीं कर सकते, कानून अवैध है। गर्भवती महिला को ही कई तरह के टीके लगाए जाते हैं ताकि माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हों। वहीं से देखे लोक प्रशासन की भूमिका शुरू हो जाती है और मृत्यु के अंत तक चलती है लोक प्रशासन की। तो सभ्यता से लेके आज तक, दूसरा व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक हमेशा लोक प्रशासन की व्यापक भूमिका देखी जा सकती है। लोक प्रशासन की इसी व्यापक भूमिका को देखते हुए ड्वाइट वाल्डो नाम के विद्वान ने प्रशासी राज्य या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ड्वाइट वाल्डो आप देख रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, समय 1913 से 2000, 1948 के आसपास इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। बुक का नाम ही यही था, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासी राज्य। इस नाम से ही इनकी एक बुक पब्लिश हुई ड्वाइट वाल्डो की। जैसा नाम है, प्रशासी राज्य या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया। क्या मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का? एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। प्रशासी राज्य, प्रशासन प्लस राज्य, मतलब राज्य के अस्तित्व में प्रशासन की बहुत व्यापक भूमिका। अगर शब्दों के आधार पर ही हम अर्थ और डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो ऐसा राज्य जिसमें प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो, ऐसे राज्य को हम नाम देते हैं प्रशासी राज्य। प्रशासन के बिना राज्य की अस्तित्व की, उसकी सफलता की कल्पना करना कठिन हो। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। हम देख रहे थे राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। प्रशासन तो कहीं नहीं है उसमें, लेकिन प्रशासी राज्य में कहा जा रहा है कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से 5वां तत्व प्रशासन। तो प्रशासन के महत्व के संदर्भ में ही बहुत बड़ी बात है कि हम बिना प्रशासन के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रशासन का व्यापक महत्व दिख रहा है हमें, सभ्यता से लेकर आज तक और व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक। कैसे ड्वाइट वाल्डो ने इतनी बड़ी बात की प्रशासी राज्य की संकल्पना? और केवल ड्वाइट वाल्डो ने, आगे और एक विद्वान हुए हैं, F.M. मार्क्स। 1957 में उन्होंने भी इसी नाम से किताब लिखी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, और उन्होंने ड्वाइट वाल्डो के इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया कि हाँ, वर्तमान राज्य में प्रशासन का बहुत महत्व है। हम बात उस समय की कर रहे हैं 48-57, मतलब आप चीजों को जोड़ सकते हैं कि ये समय था वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य का। कल हम देख रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आई थी, हमने आजादी के बाद अपनाया था उसे, जिसमें हम जनता के समावेशी विकास पे जोर देते हैं। और जनता के समावेशी विकास का मतलब ये है कि उसमें सरकार और लोक प्रशासन के काम और भूमिका बहुत बढ़ जाते हैं। उसी संदर्भ में ड्वाइट वाल्डो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रशासी राज्य का। आगे कई और विद्वानों ने समर्थन किया था उनकी उस बात का। तो क्या है प्रशासी राज्य? कैसे ड्वाइट वाल्डो ने इतनी बड़ी बात की कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते? तो हम व्याख्या करेंगे प्रशासी राज्य की संकल्पना की, मतलब कुछ और पॉइंट के अंतर्गत लोक प्रशासन का महत्व होगा।
प्रशासी राज्य की संकल्पना की व्याख्या या कुछ और पॉइंट के अंतर्गत लोक प्रशासन का महत्व। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो कि लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण काम और भूमिका है कि लोक प्रशासन सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है। हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग काम हैं। निर्माण, क्रियान्वयन, न्याय। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार हमने कार्यपालिका और क्रियान्वयन संबंधी कामों को लोक प्रशासन में शामिल किया है। उसी संदर्भ में ये पहला पॉइंट है लोक प्रशासन के महत्व का, कि सरकार के जो भी उद्देश्य, जो भी लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का साधन कार्यपालिका मतलब लोक प्रशासन है। विधायिका नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी, लक्ष्य निर्धारित करेगी, योजनाएं बनेंगी, लेकिन जनता के बीच में लागू कौन करेगा? कार्यपालिका मतलब लोक प्रशासन। अच्छी से अच्छी नीतियां भी अगर सही तरीके से लागू नहीं होंगी तो जिन उद्देश्यों के लिए नीतियां बनी हैं उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। नीतियां सही तरीके से लागू हो जाएंगी, थोड़ा बुरी नीतियां भी हैं लेकिन लागू सही तरीके से कर लेंगे हम, तो भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। उज्ज्वला योजना हो या और जितनी सारी आप योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, तो आप पढ़ते देखते हैं कि सरकार 12,000 रुपए दे देगी घर में टॉयलेट बनाने के लिए, लेकिन लोग पैसा भी ले लेंगे, टॉयलेट नहीं बनवाएंगे। टॉयलेट बनवा लेंगे, उसमें किराने की दुकान खोल लेंगे, किसी को किराए पे दे देंगे, कुछ और यूज करेंगे। महिलाओं को सिलेंडर सरकार मुफ्त में दे देगी, भरवाएंगी नहीं वो, उसकी कोई ब्लैक मार्केटिंग या और जो होगा। मतलब कि अच्छी योजना भी अगर अच्छे तरीके से क्रियान्वित नहीं होगी तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और अच्छे से पूरी हो जाएगी योजना तो जिस उद्देश्य के लिए हमने योजना बनाई वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो अग्निवीर योजना हो, वो सीए कानून हो, कुछ भी विधायिका ने तो बना दिए, अब लागू करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। सही ढंग से लागू होगा तो उद्देश्य पूरा है, और सही ढंग से लागू नहीं होगा तो सबसे पहला काम है लोक प्रशासन का, या सबसे पहली भूमिका कि ये सरकार की नीतियों को, विधायिका के कानूनों को जनता के बीच में लागू करता है, और तभी हम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाते हैं। आगे बढ़ें, संकुचित की जगह व्यापक दृष्टिकोण पे आए तो दूसरा पॉइंट है कि ये केवल उद्देश्यों को प्राप्त ही नहीं करता है, बल्कि उद्देश्यों के निर्धारण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने देखा व्यापक दृष्टिकोण ने कहा कि सरकार के तीनों अंगों और उनके कामों को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। कार्यपालिका केवल क्रियान्वयन नहीं करती है, बल्कि उसकी भूमिका निर्माण में भी होती है और न्याय में भी। हम बात कर रहे थे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन की अवधारणा का प्रचलन है, जिसमें विधायिका अपने विधि निर्माण की शक्तियां कार्यपालिका को ट्रांसफर कर देती है, और तब कानून बनाने का काम भी कार्यपालिका करती है। विधायिका तो केवल उसे स्वीकृति देती है, उस पर मुहर लगाती है। तो फिर उद्देश्यों के निर्धारण में भी लोक प्रशासन की भूमिका। भाई, विधायिका को हमने काम सौंपा है निर्माण का, लेकिन विधायिका में जो लोग बैठे हैं क्या वो सक्षम हैं कि खुद बेहतर निर्माण कर पाए? एमपी एमएलए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, कोई 8वीं पास, कोई 9वीं फेल, कोई 12वीं पास,
कोई ट्रेनिंग नहीं, उनकी योग्यताएं संदिग्ध हैं, ट्रेनिंग नहीं, 5 साल के लिए चुने गए, 5 साल भी रहेंगे MP MLA की नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। आजकल 21st सेंचुरी में इतनी जटिलताएं, इतनी चुनौतियां, ऐसे ऐसे इशू हैं, ग्लोबल वार्मिंग और साइबर क्राइम। अब वो 8वीं 9वीं फेल नेताजी लोग क्या जानेंगे, वो क्या नीतियां कानून बनाएंगे उनके लिए। तो वास्तविकता ये है कि निर्माण का काम भी विधायिका नहीं करती है, बल्कि निर्माण का काम भी कार्यपालिका, और उसमें भी प्रशासनिक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा महत्व है लोक प्रशासन का कि ये केवल नीतियों को लागू नहीं करता, मतलब ये केवल उद्देश्यों को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उद्देश्यों के निर्धारण में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़े। कल बात कर रहे थे तीसरे चौथे पॉइंट की, नियामकी राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य। नियामकी राज्य में हम देखते हैं सरकार 3 काम करती है। स्वतंत्रता के पहले नियामकी राज्य की संकल्पना प्रचलित थी, सरकार 3 काम करती है। और देखिए तीनों काम कौन करेगा? लोक प्रशासन, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन हो, राजस्व संग्रह, चाहे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हो, कानून व्यवस्था का प्रशासन, और चाहे न्याय हो। देखिए तीनों काम लोक प्रशासन के द्वारा। राजस्व संग्रह राजस्व अधिकारी करेंगे, IRS वगैरह लोक प्रशासन का हिस्सा है। कानून व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी, वो भी लोक प्रशासन। और न्यायपालिका कर रही है। व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार न्यायपालिका भी लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। तो नियामकी राज्य की स्थापना लोक प्रशासन को करनी है। और आगे बढ़ें तो वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना लोक प्रशासन को करनी है। स्वतंत्रता के बाद हमने लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया है, जिसमें हम देख रहे हैं सरकार का उद्देश्य हो जाता है जनता के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, उसमें सबका विकास करना और सभी क्षेत्रों में विकास करना। सबके विकास में हम बात कर रहे थे कि जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षा शोषित वंचित वर्ग हैं, उनके विकास के लिए सरकार विशेष प्रयास करती है। SC ST, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, जो समाज के डिप्राइव्ड क्लास, पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, देखिए उनके लिए विशेष प्रयास कर रही सरकार। उन्हें रिजर्वेशन दे रही है नौकरियों में, संसद में, विधानसभा में, स्कूल कॉलेजेस में, और बहुत सारी उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। तो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं जो पिछड़े हैं उनके लिए। और जीवन से जुड़े जितने क्षेत्र हैं उन सबके विकास की सरकार प्रयास कर रही है। वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, वो इंश्योरेंस हो, वो देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ढेरों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो गरीबी हटाने के लिए भी, वो बेरोजगारी के लिए भी, वो शिक्षा के लिए भी। कौन बना रहा है उन योजनाओं को और कौन लागू कर रहा है उन योजनाओं को? देखिए आप, लोक प्रशासन ही तो। योजनाएं बनाने वाला भी वही है, दूसरा पॉइंट, और उन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने वाला भी वही है, पहला पॉइंट। अब वो योजनाएं चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम हो, जितने देखिए आप, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ हो, योजनाएं बनाने वाला भी प्रशासन ही है